तो इसी साइड हेडिंग में हम लोग ग्राफ में जाएंगे। सिर्फ ग्राफ अगर तुम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट हो गया हमारा खत्म। इसमें ग्राफ को ही पूरे टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया। ये है अपना पहला ग्राफ। अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ तो तुमको पहले ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है? तो अगेन वही घिसा पिटा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है। इधर पे पी दिया है, व्हेन वी आर गोइंग अप द प्रेशर इज इंक्रीज। सिमिलरली एक्स एक्सिस में उल्टा होता है, जब आप राइट डायरेक्शन में बढ़ते हो तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ग्राफ में दो एरो दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक एरो ये है और एक एरो ये वाला। हम लोग दोनों एरो की इंडिविजुअल स्टडी करने वाले। पहला जो एरो वो कैसे जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बी लिखना देखो भूल गए तो यहाँ बी लिखते, ठीक है। तो पहला एरो कहाँ जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो अब प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम कम था, करेक्ट। पर जैसे ही वो डाउनवर्ड गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया। अंडरस्टूड। अब इसी ग्राफ में दूसरी एरो भी दिखाया गया। ये जो ग्राफ का जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द पाथ। वी नो दैट, हमने क्या स्टडी किया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं होता, वो उसके साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड होता है। यहाँ पर ये एरो क्या बता रहा है कि ए से बी जाने के लिए उसने जो रास्ता चूज किया और बी से ए में जाने के लिए जो रास्ता चूज किया, वो दोनों रास्ते सेम थे। अगर दोनों रास्ते सेम थे तो मैं बोलूंगा ये कौन से टाइप का प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ना सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोलते जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं। क्या रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम होते हैं क्या? तो कैन वी से दैट इक्विलिब्रियम होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसे प्रोसेस इक्विलिब्रियम होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये फ्रंट से बैक दोनों जा सकते हैं। कोई एग्जांपल से दे सकता है? तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल थी, आइस का मेल्ट होना, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड उसका अपोजिट, मैं उस मेल्ट आइस को वापस से कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेकंड चीज, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी की डिमांड होती है। इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है। ऐसे के स्लो, ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो काफी स्लो होते हैं। स्लो प्रोसेस में हमने क्या देखा है कि इन ऐसे केस जो स्लो प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी लॉस नहीं होती। क्लियर है ये ग्राफ? ये प्रेशर वॉल्यूम बेस्ड हम लोगों ने रिवर्सिबल केसेस को स्टडी किया, जो हम लोग ऑलरेडी जानते थे। अब हम लोग सेकंड ग्राफ में आएंगे। सेकंड ग्राफ है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस ग्राफ में तुम लोग, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर दिखाई। इस ग्राफ में क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट अपने को यहाँ पे दो पाथ दिख रहे हैं। एक पाथ हमें यहाँ दिख रहा है, इधर पे एक पाथ दिख रहा है। तो ये इरिवर्सिबल क्यों बोला गया? तो इरिवर्सिबल में क्या होता है कि इनिशियल से आप कोई भी चीज को फाइनल प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर दे, करेक्ट। पर जब किसी बी को वापस से ए में, यानी इसको अगर मेरे को रिवर्स करना है तो रिवर्स में जो पाथ होगा वो सेम नहीं रहेगा, रिवर्स में पाथ चेंज होगा। तो यहाँ पर जो ए से बी का जो पाथ वो डाउनवर्ड दिखाया गया है एरो, और बी टू ए का जो पाथ है वो स्ट्रेट दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है साइंटिस्ट कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस पहला तो ए फॉरवर्ड होते हैं, यूनि डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, और वो वन साइडेड ही होते हैं, यानी एक वन डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड प्रोसेस होते हैं, ये एक ही तरफ चलते हैं, ठीक है, और इनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ग्राफ में तो रिवर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आपने इस प्रोसेस को, कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स किया तो उसका जो पाथ है वो सेम नहीं रहेगा। देखो ना, आप लोग जुगाड़ करते हैं ना, चलो कुछ करते हैं शायद हमें मिल जाए वो चीज। तो आप अगर पाथ चेंज करके, तो सारी बार पाथ चेंज करने में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, पर आपको कुछ उल्टा जुगाड़ करके करना पड़ेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? तो जितने भी डेली लाइफ जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। डेली लाइफ में एग्जाम्पल, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे बॉडी में हार्मोन का चेंज होना, किसी मैंगो का, रॉ मैंगो का रिपनिंग मैंगो बनना, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या हमारे कंट्रोल में है क्या? ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं। एक और बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, हीट। हीट का फ्लो कैसे होता है? ऑलवेज हाई टू लो। अच्छा, जो हीट का ये जो फ्लो है हाई टू लो, क्या इस पर अपना कंट्रोल रहता है क्या? हम लोग करते हैं क्या उसको? नहीं।
ये जो फ्लो है ये अपने आप हो जाता है। तो ऐसा कोई भी फ्लो जिसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी को डाउट है इरिवर्सिबल प्रोसेस में? वन डायरेक्शन है, अगर आप रिवर्स करते हो तो रिवर्स करने में आपका जो पाथ है वो सेम नहीं रहेगा, आप वो चीज को वापस पा सकते हो, पर आप नॉट गारंटी यू आर गेटिंग द सेम पाथ। एंड व्हाट इज द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? यहाँ तक किसी को डाउट है? 4.7.3 No, sir. clear everyone? Now we are going to next concept. And what is the next concept? Causes. See, the next paragraph is causes. So we are taking this causes part. Causes में क्या explanation हो रहा है? Causes. What is the? There are two main reasons for irreversible thermodynamics. कोई जो process है, यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहा है कि कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों होता है, वो रिवर्सिबल क्यों नहीं हो पाता। तो इसमें फर्स्ट जो रीजन दिया है, कॉजेस दिया है, वो दिया है एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लोजन। जस्ट अभी तुम लोगों ने न्यूज देखा होगा, कोई मुस्लिम कंट्री थी जहां पर एक्सप्लोजन हुआ था। क्या उस एक्सप्लोजन में जो, मान लो अगर तुम्हारे पास एक डायनामाइट भी है और वो एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसको वापस से जो एक्सप्लोजन हो गया उसको वापस ला पा सकते हो क्या? मतलब तुमने एक्सप्लोड कर लिया, एक्सप्लोड करने के बाद उसको वापस रिवर्स कर सकते हो क्या ऐसे प्रोसेस को? इट इज पॉसिबल। मतलब तुमने पूरा फाड़ दिया, एक बिल्डिंग तोड़ दी, क्या वापस से वो बिल्डिंग के उसी नींव को वापस से जोड़ के रिवर्स कर सकते हो क्या? उसको रिवर्स नहीं कर सकते, पर दूसरे पाथ से वापस से वैसी बिल्डिंग बना सकते, करेक्ट ना? पर वो चीज वापस में टर्न बैक नहीं होने वाली। तो पाथ चेंज हो सकता है पर वो चीज रिटर्न बैक नहीं आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एक्सप्लोजन। सेकंड कंडीशन है डिस्टर्बेंस और डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? डिसिपेशन फोर्स का मतलब, देखो कोई भी चीज ऑटोमेटिकली ए से बी की तरफ जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तुमने मैच स्टिक चलाया, मैच स्टिक चलने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद वो जलने लगी, बाद में खत्म हो गई, करेक्ट? तो ये जो प्रोसेस है अपने आप हुआ, करेक्ट? पर वापस अगर रिटर्न बैक करना है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि हर एक प्रोसेस में ना एक डिस्टर्ब रुकावट आती है। वो रुकावट क्या करती है? किसी भी प्रोसेस को फाइनल से इनिशियल में जाने से रोकती है। यहाँ पर एक एग्जांपल, एक्सप्लोजन को ही कंटिन्यू करें तो एक्सप्लोजन में क्या हुआ? जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो जो भी बम था वो टुकड़े में, पार्टिकल में तब्दील हो गया। अगर मेरे को उसको वापस बनाना है तो वो उस पार्टिकल को मैं वापस से स्टिक तो कर नहीं सकता हूँ, एक डिस्टर्बिंग फोर्स आएगी जो उसको वापस से रीगन जोड़ने नहीं देगी या रीगन वापस से वैसा बनाने नहीं देगी जो वो पहले था, करेक्ट? तो दोनों कॉजेस क्लियर है, पहला एक्सप्लोजन है, दूसरा एक रुकावट। रुकावट क्या होती है? फोर्स होती है जो उसे वापस से फाइनल से इनिशियल स्टेज में जाने नहीं देती है, उसको रिवर्स नहीं होने देती। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर एनर्जी लूज हो गई है तो उस एनर्जी को वापस पाया जा सकता है। मान लो एक रिएक्शन है जिसको मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसने एनर्जी को लूज किया, तो क्या वो एनर्जी को वापस पा सकता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के? इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट? अगर मुझे उसको रिवर्स करना है तो मुझे उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो एनर्जी लेकर उसने फाइनल प्रोडक्ट तक रीच हुआ। ओके, ज्यादा क्लियर है? किसी को कॉजेस में कोई डाउट? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Okay, we are going further. Next concept. Now, next concept is not here. Next concept is upward assumption. Now, here we see the assumption of thermodynamic process. ठीक है? You already know about the assumption. Assumption का मतलब क्या होता है? सोच, नजरिया, एक थॉट होता है ना। हमने क्या सीखा? हमने क्या समझा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? हमने ये समझा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज एक प्रोसेस से दूसरे में चेंज होती है। जैसे पिस्टन में इंजन का अप एंड डाउन करना, मोशन करना विद द हेल्प ऑफ गैस, और इस चेंजेस में जो ए से बी में कोई चीज का प्रोसेस का चेंज हो रहा है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे वेरिएबल स्टेट चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ने किसके अंदर पढ़ा? थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग अजम्पशन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो पहला अजम्पशन क्या बोल रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल।
जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना वो ज्यादातर क्या है, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है, क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो भी कंसिडर कर रहे थे गैस के बारे में, वो कौन से टाइप की गैस थी, आइडियल गैस को कंसिडर करके समझ रहे थे। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है अगर वो रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं। और स्लो प्रोसेस के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, क्या बताया था, क्वासीस्टैटिक नेचर होते हैं। क्वासीस्टैटिक का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होते हैं और उसमें नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, करेक्ट। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइडियल लॉ को फॉलो करके बनाया गया है, स्लो है, तो वो जो प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी होगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में अजम्पशन में क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है, किसको डाउट है? ना नेक्स्ट अजम्पशन करते हैं। व्हाट नेक्स्ट अजम्पशन से, हम लोग ने थर्मोडायनेमिक का जो अजम्पशन किए थे वो किस पे किए थे, एक पिस्टन पे किया था। उस पिस्टन में क्या लगा हुआ था, एक सिलेंडर लगा था। सिलेंडर की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पढ़ा क्या? इस कंटेनर ने कोई पर्टिकुलर काम किया? नहीं, इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे यानी जो सिलेंडर यहाँ पे फिट है उसका जो कैसा है सिलेंडर है, वो थर्मल है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जिसकी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। इसको एक और वर्ड में ये भी बोल सकता है, एडियाबैटिक सिलेंडर है। सिलेंडर एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें ना ही हीट गेन होती है ना ही हीट लूज होती है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी हमने देखा कि जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहे हैं, जिस कंटेनर के अंदर गैस है, वो जो कंटेनर है, जो पिस्टन है, वो मूवेबल है, फ्री है ना, इजिली अप एंड डाउन होता है। और दूसरा ये भी पढ़ा कि ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है, इसमें ना ही हीट लूज होती ना ही गेन होती, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब भी ये प्रोसेस अकर होता है। लास्ट क्या चीज के बारे में पढ़ा, जो मैंने ऊपर ही लिख दिया था, लास्ट अजम्पशन ये है कि जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब उस गैस, जो अंदर गैस हो, कौन सी टाइप की गैस हो, आइडियल गैस। अगर रियल गैस हो गई तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर जा ही नहीं पाए। क्लियर? कोई को डाउट है इस कॉन्सेप्ट पे, अजम्पशन में? तो आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। देखो, कॉजेस ऑफ दूसरे प्रोसेस इरिवर्सिबल का भी कॉजेस देखने वाले। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टोटल देयर आर 2 मेन रीजन फॉर कोई भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना वो इरिवर्सिबल क्यों होता है इसके। अच्छा, ये कॉजेस का तो मेरे को टेक्स्ट बुक में कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, अरे ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया, ये हो गया आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पे आते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बदलता ही नहीं। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई भी कांस्टेंट चीज को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक के बेस पर इसी कॉन्सेप्ट को समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख रहे थे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, पूरे प्रोसेस से कांस्टेंट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक जो बर्फ है, तुम घर में तो सभी आइस यूज ही कर रहे होंगे, गर्मी का टाइम चालू हो गया वापस से, हमारे इधर ठंडी आती है, तो आइस को जैसे तुम बाहर रखोगे, है ना, फ्रिज से निकाल के, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, तुमने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो बदला नहीं है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, करेक्ट। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, जो तुम्हारी जो आइस है, जो बर्फ बनाया पानी को, वो कैसे हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें आप टेम्परेचर को बदलाव नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर वही है जो नॉर्मल है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। पर मैंने अगर थर्मोडायनेमिक के बेस पर अंडरस्टैंड करें तो मैंने एक चीज बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में रूल क्या है कि टोटल कितने स्टेट वेरिएबल होते हैं, 3 होते हैं। अगर उसमें से एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है तो बाकी 2 वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। अगर इस एग्जांपल पे देखो तो सबसे पहले जो आइस था वो सॉलिड था, जैसे ही तुमने फ्रिज से बाहर रखा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो कई गुना ज्यादा होता है और जो वॉल्यूम होता है वो कई गुना कम होता है, क्योंकि सॉलिड छोटी जगह लेता है। पर जब उसको टेम्परेचर मिला एनवायरनमेंट का, है ना, जो कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो उस पर क्या, उसका प्रेशर लो हुआ और वॉल्यूम फैल गया, एक्सपांशन हो गया। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो। तो हम लोग इसी चीज में थर्मोडायनेमिक्स को ऐड करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट आएगा, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रेशर वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसको किससे कंपेयर करके देखना है हम लोग को,
थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करके इस आइसोथर्मल प्रोसेस की स्टडी करनी है. एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? So shall we go further? Yes. Next. Thermodynamic isothermal process. So what is thermodynamic isothermal process? देखो थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करके जो मैंने बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में, यहाँ पर इसने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर किया. और अब चलो ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हम यही बोलते हैं. तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो हमने गैस में ये प्रोसेस की स्टडी की है, बॉयल्स लॉ की स्टडी की है. बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप किसी भी चीज का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तब उसका जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम के होता है. क्लियर? अब मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मैं वहां पे कांस्टेंट के कुछ भी लगा सकता हूँ, कांस्टेंट सी भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा दो और हो जाएगा इनटू 1/v. अब इस v को लेफ्ट साइड ले लो तो मुझे क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू C मिलेगा. आई होप अब तुम लोग को समझ में आया होगा कि ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आया. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से हम लोग को क्या चीज समझ में आई कि किसी भी केस के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर एक वेरिएबल स्टेट कांस्टेंट होता है तो दो वेरिएबल स्टेट आपस में चेंज होते रहते हैं. तो यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है. अगर इसको मैं वर्क डन के बेस पे समझू तो उससे पहले इसको और डिटेल में पता करना पड़ेगा. देखो कोई भी चीज की शुरुआत कैसे होती है? एक स्टेट से दूसरे में होती है, बरोबर. तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम भी दो होंगे. एक प्रेशर वॉल्यूम होगा इनिशियल और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम होगा फाइनल, बरोबर ना. और ये दोनों किसके बराबर में? कांस्टेंट. थर्मोडायनेमिक के हिसाब से अब मेरे को वर्क डन पता करना है क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यानी यहाँ पे वर्क डन हैपन हो रहा है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? PdV. क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट हो है वापस हम लोग इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? DW इज इक्वल टू P आउटसाइड आ जाएगा. इंटीग्रेशन में यहाँ पे VI लिखूंगा, यहाँ पे VF लिखूंगा, अंदर आ जाएगा DV. करेक्ट? वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को डेरिवेशन को मैं डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से तुम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ. ग्राफ तो एक यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया और इस फॉर्मूले में हम लोग ने क्या अप्लाई कर दिया? इंटीग्रेशन अप्लाई किया. VI क्या है? मेरा इनिशियल वॉल्यूम. VF क्या है? मेरा फाइनल वॉल्यूम. नेक्स्ट हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT होती है. तो मैं क्या करता हूँ, इस V को राइट साइड ले लेता हूँ तो P क्या हो जाएगा? बट P nRT अपॉन V हो जाएगा. अब तुम लोग को यहाँ पर P दिखाई दे रहा है क्या? इस P की जगह पर इस nRT अपॉन V को रिप्लेस कर दो. तो nRT तो मैंने यहाँ पे लिखा है और जो D नीचे वाला जो V है अपॉन वाला उसको मैंने इंटीग्रेशन के अंदर पुट किया. सभी को पता है कि 1/v इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? log v. तो मैंने यहाँ पर log v लिखा है. इस log को ln से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो log लिखो log और आइदर लिखो ln, दोनों का मतलब एक ही होता है. क्लियर? अब मेरे पास वॉल्यूम दो थे, एक वॉल्यूम था फाइनल, एक था इनिशियल, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी है. यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया? तो यहाँ पे वर्क डन बेस पे फॉर्मूला बना, वर्क डन बेस पे वॉल्यूम बेस पे फॉर्मूला बना. अगर कहीं पे वॉल्यूम एक्सपांशन चेंजेस होता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मेरे को इसकी जगह पर वॉल्यूम की जगह प्रेशर पुट करना है तो ऑफकोर्स होगा, पर कंडीशन याद रखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के अपोजिट बढ़ते हैं. तो उस बेस पर मैं यहाँ पर लिखूंगा PI और नीचे आएगा PA. तो सेम डेरिवेशन का, और ये डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी मिसने टीच किया. सेकंड एक और कंडीशन हमें पता है कि हीट और वर्क डन बराबर होता है. तो क्या मैं इस W की जगह Q पुट कर सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, बिकॉज हीट एंड वर्क डन इज सेम. अगर वर्क होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो वर्क डन हैपन होगा. क्लियर? तो देखो यहाँ पर लास्ट में वही लिखा है, Q इज इक्वल टू W एंड Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू nRT log VF अपॉन PI. किसी को डाउट आया इस डेरिवेशन में? अब अगर मैं ग्राफ पे आता हूँ, नो सर. ग्राफ ये OD ग्राफ है, ये प्रेशर वॉल्यूम बेस्ड ग्राफ. प्रेशर वॉल्यूम बेस्ड ग्राफ है. टेम्परेचर अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पर जब फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है तब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल चेंज हो रहे हैं और पॉजिटिव चेंज हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है वॉल्यूम का, इसलिए होने वाला जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है. और उस वर्क डन को पता करने के लिए हम लोग ने ऊपर अभी जस्ट फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया. तो यहाँ पर हम लोग ने हाइपोथर्मल को थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करके देख लिए. अब जब थर्ड पॉइंट पर आएंगे
The third point is nothing but isobaric process. This whole process you already know about this process because ये इस process के बारे में 11th क्लास में केमिस्ट्री में स्टडी ऑलरेडी हो चुका है. तो मेरे लिए एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए बच्चों बताओ क्या क्या है ये. ओके, so what is isobaric process? You will see. Pressure is constant. Very good. The pressure is constant. When the pressure is constant, that process is called isobaric process. कोई प्रोसेस हो सकता है. बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड द प्रेशर इज कांस्टेंट प्रोसेस. इसमें जो प्रेशर है वो बदलता नहीं जब पानी बॉईल होता है. तो जब पानी नॉर्मल था तो भी वो एनवायरनमेंट में था, जब वो बॉईल हुआ तभी भी वो एनवायरनमेंट में, यानी प्रेशर में कोई बदलाव भी नहीं है. तो ऐसा कोई प्रोसेस जो जिसमें प्रेशर चेंज ना हो. अगर प्रेशर चेंज नहीं होता है तो मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करूं इस प्रोसेस को तो क्या होगा. अगर इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी दो चीज चेंज होगी फिर, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट. तो कॉमन सेंस यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा. करेक्ट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर यहाँ पर सेम नहीं रहेंगे. तो ये चीज के बारे में कौन बताता है मुझे, थर्मोडायनेमिक्स बताता है. ठीक है, इधर पे भी हमने प्रेशर और वॉल्यूम बेस पे डायग्राम बनाया, पर अब मैं इसके बेस पर ही समझता हूँ. प्रेशर वॉल्यूम के बेस पे ही अगर इसको अंडरस्टैंड करो तो प्रेशर वॉल्यूम बेस पे क्या हो रहा है. देखो नीचे ग्राफ दिया है, उसको ले लेते हैं. ये ग्राफ पे एक्सप्लेनेशन करना रहता है. इस ग्राफ से क्या अंडरस्टैंड हो रहा है वो देखते हैं. अगर ग्राफ को केयरफुली देखें तो ग्राफ में ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है. ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है. द स्ट्रेट ग्राफ, व्हाट स्ट्रेट ग्राफ सेज, द ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ सेज के प्रेशर तो सेम ही है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. देखो प्रेशर अप एंड डाउन चेंज होता है. यहाँ पे लाइन स्ट्रेट जा रही है हॉरिजॉन्टली, दैट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट. व्हाट इज चेंज, द वॉल्यूम इज चेंज. अगर मैं इधर का वॉल्यूम चेक करूं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है. और मैंने पहले ही बताया अगर वो एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन हैपेंड होता है. क्लियर है. Yes, sir. अब इसको भी हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करेंगे. आगे हम लोग आ जाते हैं कि आइसोबैरिक को थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करके इसका भी एक इक्वेशन हम लोग जनरेट करेंगे. तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ. तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेने देना है. तो थर्मोडायनेमिक वापस तो वही चीज प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक प्रोसेस कांस्टेंट होता है और बाकी प्रोसेस चेंज होते रहते हैं. तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो दो रिमेनिंग वेरिएबल बच गए, दैट मींस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट इज चेंज. करेक्ट. अब चीज में बदलाव आ रहा है तो डेल्टा क्यू लगाते हैं क्योंकि दो चीज चेंज हो रही है, इनिशियल टू फाइनल. वर्क डन का फॉर्मूला भी ऑलरेडी नो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. वर्क डन क्या है, पीडीवी. व्हाट इज वी, वीएफ माइनस वीआई, चेंज इन वॉल्यूम. राइट. अब यहाँ से ये कहाँ से आ गया, तो वी ऑलरेडी नो अबाउट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को पहले से पता है. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तुम लोग को जब पीवी दिखाई दे रहा है, इस पीवी की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, एनआरटी पुट करूंगा. अब इसमें कैसे किया, तो यहाँ से ये इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में जाता है. तो मैं इसको सारा इधर पे लिख लेता हूँ. इस पी को मल्टीप्लाई कर दो अंदर के पैकेट से, तो ये हो जाएगा पी वी एफ माइनस पी वी आई. करेक्ट. अब मेरे पास देखो फॉर्मूला है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी. तो पी वी हो जाएगा एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई. दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एन आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, टी एफ माइनस टी आई. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा ये कैसा आया, एन आर टी एफ माइनस टी आई. क्लियर है. तो रिमेंबर वर्क डन का मेरे को वैल्यू क्या मिला, एन आर टी एफ माइनस टी आई. एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर. क्लियर है. तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया कि अंदर जो वैल्यू आई है वो किस तरह का है. अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, ये तो हम लोग ने वर्क निकाला. अब मेरे को स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पता है. क्या था स्पेसिफिक हीट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम. अगर बिग चेंज है तो उसकी जगह क्या ले लेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने केडीजी के अंदर पढ़ा था. चलिए ये फॉर्मूला स्किप कर दिया था क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के पोर्शन से रिड्यूस हो गया. अब इसको एडजस्ट करते हैं. ये डेल्टा टी को लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी
डेल्टा टी। अगर मैं नंबर ऑफ मोल की स्टडी करूँ तो एन लगा दूंगा मैं, ठीक है, उसको कोई मैक्सिमम जेन्यू रीजन नहीं है। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एनसीवी डेल्टा टी क्या बता रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ तक किसी को डाउट आया है क्या कैसे मैंने किया? देख यहाँ पर मुझे डेल्टा यू का फॉर्मूला मिल गया। व्हाट इज डेल्टा सर यू? एक बार और समझाओ ना सर, यही वाला पार्ट सर। पहला प्रोसेस समझा, ये एक्चुअली फॉर्मूला लिया गया है पहले। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू अपन डेल्टा टी, चेंज इन एनर्जी अपन टाइम टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया, डेल्टा टी को लेफ्ट साइड लिया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन, एन तो अब मैंने जस्ट ऐड किया, सी वी डेल्टा टी। कैसे हुआ ये समझा? अब मेरे को पता है डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर। कैसा चेंज हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल। तो मैंने डेल्टा टी की जगह पर टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला क्या मिला है, इंटरनल एनर्जी का, ये करेक्ट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बेस पर सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन याद होगा जो हम लोग ने बनाए थे। क्या था इक्वेशन, एनीवन रिमेंबर? कोई बता सकता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हीट इज इक्वल टू, क्या था, हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल Internal एनर्जी energy प्लस plus वर्क, work. यही था ना। बहुत सारे वेरिएशन बनाए थे। अब जरा देखो वेरिएशन के बेस पे देखो, मेरे पास ये वैल्यू भी है और वर्क डन का वैल्यू भी है मेरे पास। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। डेल्टा यू मुझे क्या मिला है, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई। डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिली है मुझे, तो मैं इसको प्लस लगा के एन आर सेम टी एफ माइनस टी आई। इन सारे केसेस में क्या कॉमन है दोनों केस में, कोई बता सकता है? टी एफ माइनस टी आई कॉमन है दोनों केस में। तो अगर टी एफ माइनस टी आई कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। और क्या अनकॉमन है, एन सी वी, ये अनकॉमन, एन सी वी प्लस एन आर, ये अनकॉमन पार्ट है। तो इसको मैंने साइड कर दिया और जो कॉमन पार्ट है उसको मैं एक बार ही लिखूंगा, टी एफ माइनस टी आई, ये मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है? किसी को डाउट है कैसे किया ये वाला पार्ट? No. ओके। सेकंड, मैंने अभी केटीजी के अंदर एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर रहे हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये Cv प्लस R नहीं दिख रहा है, दोनों में देखो N और N कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, Cv प्लस R। तो मैं Cv प्लस R की जगह पे Cp ले सकता हूँ क्या? यस मैं ले सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N Cp Tf माइनस Ti। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग ने इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस है उसका मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, उसका हीट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इस चेंज हो रहा है तो मुझे हीट की पता जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से लिंक है। कोई डाउट आया इस डेरिवेशन में? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक। कुछ केमिस्ट्री बेस पर भी हो चुका है, वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं आगे। Constant volume process. हाँ, आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें से डेरिवेशन एग्जाम में आता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। चलो यहाँ तक तो इतना ही ठीक है, पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से तो उसके बेस पे मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जाहिर बात है कोई सिस्टम वर्क कर सकता है क्या, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि वर्क इज फुल्ली डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ही वर्क डन हैपन होगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन हैपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन हैपन नहीं होता। अगर वर्क डन हैपन नहीं होता है दैट मींस वर्क डन इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय W इज इक्वल टू 0। क्लियर है दिस पार्ट? अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो आप देखेंगे। सर आपने अटेंडेंस ले लिए? अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस मैं अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा जब तुम लोग चले हाँ जाते सर, हो ना क्योंकि तब मैं लूंगा। लेट आया था ना सर। नहीं सर, मैं लेट आया था ना, मुझे लगा तो आप हो ले लिए तो जाएगा, इसलिए। सर मेरा भी, हाँ मेरा टेक्निकल इशू था कुछ। वो पता है, मैं आज लिया लेकिन हमेशा नहीं लूंगा, मेरा ध्यान अभी
हम लोग को पढ़ाने में रहता है। अभी देखो हाँ इस सर। केस में क्या दिख रहा है, इस केस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। देखो अगर मैं एक्स एक्सिस से देखूं तो ग्राफ सिर्फ ऊपर सीधे ही जा रहा है। अगर ग्राफ सीधा जा रहा है तो क्या मतलब है इसका, Volume प्रेशर इज चेंज सी बट द वॉल्यूम इज नॉट चेंज, करेक्ट। पर थर्मोडायनेमिक्स से इसे कंपेयर करें तो किसी केस के अंदर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर एक चीज कांस्टेंट है तो बाकी दो वेरिएबल चेंज होते रहेंगे। क्लियर, इससे ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं बट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को ये एक एक्स्ट्रा आइडिया मिल जाता है, अंडरस्टूड। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर मैं वापस से थर्मोडायनेमिक लॉ को इस्तेमाल करूँ तो थर्मोडायनेमिक क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। पर मैंने अभी बता दिया अगर किसी केस के अंदर अगर वर्क डन कांस्टेंट है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है PdV, पर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट करूँ तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे Q क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा U। यानी यहाँ पर जो भी इंटरनल एनर्जी है वो फुल्ली किस पर डिपेंड है, हीट पर डिपेंड है। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, अपने पास दूसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। वापस से इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। N नंबर के लिए डाला है, नंबर ऑफ गैस है, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन तो 0 मिल रहा है, तो मेरे को अगर फर्स्ट लॉ के तौर पर इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन क्या बनेगी, वापस से मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगा। डेल्टा U की वैल्यू मेरे पास है कि क्या है वो वैल्यू, NCV डेल्टा T। Delta. W तो 0 है, तो यहाँ पे बोल सकते Q फुल्ली किस पर निर्भर कर रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। किसी को डाउट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो ये वाला प्रोसेस हो गया हमारा जो बुक में लिखा है, तो यहाँ पर Q किसके बराबर आया, NCV डेल्टा T। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो यहाँ